तो अभी तक हमने देखा था कि कैल्सिट्रॉल का से पहले मतलब कैल्सिट्रॉल का एक्शन बोन पे था, किडनी पे हमने नहीं देखा। तो किडनी की बात कर लो। तो देखो कैल्सिट्रॉल का क्या है ना कि वो किडनी में क्या करेगा ना कि कैल्शियम और फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को ही कम कर देगा। मतलब अगर कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल कमेगा नहीं तो फिर हमें कैल्सिट्रॉल का प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो किडनी के एक्शन को ही कम कर रहा है। किडनी में मिनिमाइज करता है कैल्शियम फॉस्फेट के एक्सक्रीशन को बाय डिक्रीजिंग द एक्सक्रीशन एंड इनहांसिंग एब्जॉर्प्शन, और रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवाएगा। मतलब बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होंगे। और ये सारे जितने भी सीक्वेंस हैं ना, इवेंट्स हैं, ये जो मेनली रिस्पॉन्स होते हैं लो प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन और द एक्शन ऑफ कैल्सिट्रॉल ऑन इंटेस्टाइन, किडनी एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू इंक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम। तो ये सारे इवेंट जो होते हैं ना, ये होते हैं कब? जब प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो। प्लाज्मा के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल कम होगा तभी तो कैल्शियम की एक्सक्रीशन को किडनी कम कर देगा, क्योंकि किडनी का काम क्या है? एक्सक्रीशन करवाना। ठीक है, तो एक्सक्रीशन को अगर कम कर देगा किडनी तो फिर वो रिएब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मेनली होता कब है? जब हमारे अंदर मतलब प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। तो चलो, इसके बाद हम बात करते हैं इसका एक बार डायग्राम से देख लो। तो ये चीज़ तुमको यहाँ देखने को मिलेगा किडनी में कि अगर कैल्शियम फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है 1 हाइड्रोक्सिलेज पे इनिबिशन कराया जाएगा कि जिससे 25 OH इसमें कन्वर्ट ना हो, अगर ये ज़्यादा लेवल है तब। लेकिन हमने अभी क्या देखा कि कैल्शियम का लेवल डाउन है। कैल्शियम का लेवल डाउन है मतलब इसको हमको, अगर लो फॉस्फेट और है मतलब फॉस्फेट का लेवल कम हो चुका है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का लेवल कम हो गया है, तब हम उसको पॉजिटिव फीडबैक पॉजिटिवनेस देंगे जिससे कि ये ज़्यादा इसमें कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर कैल्शियम का लेवल डाउन है तो हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस देंगे। लेकिन अगर अभी जैसे कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, इसमें दिखाया है कैल्शियम का लेवल बढ़ा के, तो क्या है? जाहिर सी बात है अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है तो ये एंजाइम को इनिबिट किया जाएगा और जिससे ये इसमें कन्वर्ट ना हो पाए। ठीक है, तो कैल्शियम का लेवल ज़्यादा रहेगा तो, लेकिन कैल्शियम का लेवल लो रहेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे तो कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है, लेकिन यही एरो अगर नीचे की तरफ रहता, लो रहता, तो इसको पॉजिटिव रहता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कन्वर्ट होता तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। तो किडनी का काम ऐसा है कि वो एक्सक्रीशन को मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है कैल्शियम अगर कम है तो। अब बोन पे क्या है? बोन पे जाहिर सी बात है कि बोन में एक सेल होता है दैट इज योर ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ठीक है, बोन फॉर्मेशन कराता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। तो क्या होता है कि सॉरी, हम बोन पे तो ये छोड़ गया था मेरा गलती से। तो क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होते हैं ना वो स्टिमुलेट करते हैं कैल्शियम अपटेक एंड कैल्शियम फॉस्फेट। तो यही मेनली क्या करते हैं ना, कैल्शियम का अपटेक करते हैं, कैल्शियम को लेते हैं और डिपॉजिट कराते हैं एज ए कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में ऑस्टियोब्लास्ट। और ये एसेंशियल होता है बोन फॉर्मेशन के लिए। बोन जो होता है ना उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट का रिजर्वायर होता है, मतलब स्टोर हाउस। बोन इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्सिट्रॉल अलॉन्ग विद द पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस द मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। दिस कॉज एलिवेशन ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स। क्या होता है कि बोन के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट सेल वो क्या करते हैं ना, कैल्सिट्रॉल कैल्शियम अपटेक को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और कैल्शियम फॉस्फेट देखो क्या होता है ना, घर में मान लो अगर तुमको गेहूं को स्टोर करना है तो क्या करते हो? एक बॉक्स में गेहूं को स्टोर करते हो। उसी तरह से कैल्शियम का स्टोरेज करना है तो कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो और जो कि बोन फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बोन ही तुम्हारा क्या होगा ना, मान लो जो जिस बॉक्स में तुम गेहूं स्टोर कर रहे हो तो वो तुम्हारा रिजर्वायर हुआ गेहूं का, और गेहूं वहाँ जमा किया हुआ है। उसी तरह से कैल्शियम फॉस्फेट बोन के अंदर ही क्या होता है ना, कैल्शियम और फॉस्फेट जमा किया होता है, तो इसलिए ये रिजर्वायर होता है बोन के लिए। तो कैल्सिट्रॉल अलॉन्ग विद द पैराथायरॉयड हार्मोन मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट में हेल्प करता है बोन के लिए। बोन, तो देखो ये बात है, कैल्सिट्रॉल क्या कर रहा है? पॉजिटिव साइन दे रहा है बोन फॉर्मेशन एंड टर्नओवर। ठीक है, प्लाज्मा में जो कैल्शियम है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कहाँ हो रहा है? बोन के अंदर, कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में। तो ये बेसिक बात थी। अब देखो नॉर्मली देखो, अगर हम ये बता रहे हैं कि अगर प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल डाउन होता है तो क्या होगा? पायरथ हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। पायरथ हार्मोन क्या करेगा? बोन में से कैल्शियम का मोबिलाइजेशन कराएगा प्लाज्मा में। मतलब प्लाज्मा में अगर कम है, देखो प्लाज्मा में घट गया तो प्लाज्मा में भेजेगा बोन से। ठीक है, कैल्सिट्रॉल भी उसका सपोर्ट करेगा क्योंकि कैल्सिट्रॉल का लेवल भी बढ़ेगा जैसे ही पायरथ हार्मोन का लेवल बढ़ा। फिर देखो इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ने लगेगा, मतलब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अगर प्लाज्मा में डाउन है तो इंटेस्टाइन से जो किडनी है वो एक्सक्रीशन कम करेगा और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराएगा।
सॉरी वो तो इंटेस्टाइन का हो गया, रीनल एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा क्योंकि किडनी कम एक्सक्रीट करेगा, ओवरऑल प्लाज्मा कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। तो प्लाज्मा कैल्शियम डाउन, पैराथर्मोन का लेवल बढ़ा, पैराथर्मोन बढ़ा, कैल्सिट्रॉल बढ़ा, बोन का कैल्शियम रेगुलेशन बढ़ा, इंटेस्टाइनल कैल्शियम ऑप्शन बढ़ा, रीनल कैल्शियम ऑप्शन बढ़ा, तो ओवरऑल प्लाज्मा कैल्शियम बढ़ गया। तो बेसिकली ये बहुत ईजी है, तो ध्यान से देखना, समझ में आ जाए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब विटामिन डी इज अ हार्मोन एंड नॉट अ विटामिन, जस्टिफिकेशन। ऐसा क्या है कि उसको हार्मोन बोलते हैं, एक विटामिन है। विटामिन डी को हम लोग इंपॉर्टेंट कॉर्टिको कैल्सियोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक प्रो हार्मोन है, कोल कैल्सिफेरॉल एक प्रो हार्मोन है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर कुछ हार्मोन से मिलते हैं, क्यों? फिर विटामिन डी थ्री जो होता है ना वो स्किन में सिंथेसाइज होता है बाई यूवी रेज ऑफ सनलाइट, ठीक है, डी थ्री। और बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म विटामिन डी जो होता है वो किडनी में बनता है। कैल्सिट्रॉल का टारगेट ऑर्गन कहाँ होता है? इंटेस्टाइन, बोन, किडनी, अभी तुम देख भी चुके हो। सिमिलर होता है स्टेरॉयड हार्मोन के थ्रू, सेल्फ रेगुलेटेड होता है बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। हमने बताया था ना खुद की सिंथेसिस को कम और ज़्यादा करता है। आरडीए इसका 400 IU होता है डेली, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट्स। गुड सोर्स फैटी फिश, फिश लिवर ऑयल्स, मिल्क इज़ नॉट गुड सोर्स, एक्सपोजर टू सनलाइट, कंजम्पशन नेचुरल फूड, ज़्यादा चीज़ें। अब देखो डिफिशियंसी सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी इज़ रिलेटिवली लेस कॉमन सिंस द विटामिन कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी। मतलब देखो इसकी डिफिशियंसी बहुत ही कम कॉमन देखने को मिलती है क्योंकि ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है, और ये देखने को मिलती है कि जिनको लाइट से बहुत ही कम एक्सपोजर मिलता हो, जिनके डाइट में तुम्हारे विटामिन डी कम हो, उसको डिफिशियंसी हो सकती है। विटामिन डी सी देखने को मिलती है स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस में, जो पूरे वेजिटेरियन है, नॉनवेज नहीं खाते हैं, क्रोनिक अल्कोहलिक जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, जिनके अंदर लीवर और किडनी डिजीज़ है या फैट मेलाब्सॉर्प्शन सिंड्रोम्स का प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे भी पीपल हैं बॉडी में जो कि रिलीजियस इशू से पर्दा रखते हैं, जैसे मुस्लिम में बुर्का वगैरह पहनते हैं, तो उसमें भी हो सकता है विटामिन डी की डिफिशियंसी। इफ़ द रिक्वायरमेंट इज़ नॉट मेट थ्रू डाइट, अगर डाइट के थ्रू नहीं रिक्वायरमेंट मिल पा रहा है तो जो रिलीजियस कस्टम्स में पर्दा लगाते हैं उन लोगों में होता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है कि चिल्ड्रंस में रिकेट्स देखने को मिलती है और एडल्ट्स में ऑस्टियोमाइलिटिस। देखो रिकेट्स के बारे में अगर जानना है तो बेसिक बात जान लो कि मीनिंग टू ट्विस्ट, रिकेन ट्विस्ट, समझो मतलब मुड़ जाता है, तुम कैसे भी करो, लचीलापन। ऑस्टियोमाइलिटा ऑस्टियोन मतलब बोन, मलाइकन सॉफ्टनेस, बोन सॉफ्ट हो जाएंगे। एंटी रैचिटिक विटामिन, देखो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना दे आर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि व्हाट इज एंटी रैचिटिक विटामिन, तो दैट इज द विटामिन डी इज ऑफन कॉल्ड एज एंटी रैचिटिक विटामिन। नाउ कम टू द रिकेट्स इन चिल्ड्रन में क्या क्या देखने को मिलता है। अगर चिल्ड्रंस में रिकेट है तो क्या होगा, बोन के अंदर डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेगी क्योंकि मिनरलाइजेशन नहीं होगा, बोन्स में मिनरल्स डिपोजिशन नहीं होंगे, जिससे सॉफ्ट और प्लायबल बोन्स देखने को मिलेंगे। टीथ फॉर्मेशन में डिले हो सकता है जो बच्चों में देखने को मिल सकता है। वेट बेयरिंग बोन्स आर बेंड टू बाउलेक्स, ठीक है, वेट बेयरिंग बोन्स कन्वर्ट हो जाते हैं बाउलेक्स में। रिकेट्स में प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्सिट्रॉल डिक्रीज कर जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि रिकेट्स में क्या होगा कि जो कैल्सिट्रॉल का प्लाज्मा लेवल होता है ना वो डिक्रीज करता है, क्योंकि विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो जाहिर सी बात है कैल्सिट्रॉल इज एक्टिव फॉर्म विटामिन डी, तो डिक्रीज हो जाएगा। और ALP का लेवल इंक्रीज होता है, जो एल्कलाइन फॉस्फेट होता है ना इसका लेवल इंक्रीज करता है। तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिकेट्स के अंदर कौन सी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, कौन से की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ALP इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, मतलब ओवर प्रोडक्शन। ALP जो होता है ना कंसर्न होता है प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ALP रिलेटेड टू द मोर सेलुलर एक्टिविटी ऑफ द बोन। बोन की कुछ ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ जाती है, इससे ज़्यादा मतलब बोन फॉर्मेशन के टाइम से वेन में चला जाता है वो चीज़। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, एडल्ट रिकेट्स बोलते हैं, यहाँ भी डिमिनराइजेशन देखने को मिलते हैं, बोन सॉफ्ट हो जाते हैं और आसानी से फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो ये रीनल रिकेट्स क्या होता है देख लो। See in the patient with a chronic renal failure, renal rickets mainly due to decrease synthesis of calcitriol in the kidney, it can be treated by insulin calcitriol। तो ये पेशेंट होता है जिसमें ज़्यादा किडनी की रेनियल फेलियर होती है, वो रेनियल रिकेट्स होता है कि कैल्सिट्रॉल किडनी में नहीं बनेगा। मतलब आपको पता है 25 OH-D3 कन्वर्ट होता है 125 DHCC में, तो वो क्या होगा, नहीं होगा, सिंथेसिस ही कम होगा कैल्सिट्रॉल किडनी का। इसको ट्रीट कर सकते हैं कैल्सिट्रॉल बाहर से देने से। तो विटामिन डी की हाइपर विटामिनोसिस अगर देखा जाए तो ये स्टोर्ड होता है लीवर में और स्लोली मेटाबोलाइज होता है। विटामिन डी जो होता है ना मोस्ट टॉक्सिक ओवरडोज होता है, 10 to 100 टाइम्स 100 टाइम्स RDA, मतलब RDA के 10 to 100 टाइम्स ज़्यादा अगर होगा तभी वो टॉक्सिक होगा। इसके अंदर क्या होगा कि अगर टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे, डिमोलेशन ऑफ बोन, कैल्शियम एंड ऑब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन बढ़ जाएगा,
लीडिंग टू एलिवेटेड कैल्शियम इन प्लाज्मा। हाइपर कैल्सीमिया देखने को, प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल देखने को ज़्यादा मिलेगा। प्रोलॉन्ग हाइपर कैल्सीमिया से क्या होगा, कैल्शियम तुम्हारे सॉफ्ट टिश्यूज, किडनी, आर्टरीज में डिपोजिशन हो सकता है। तो बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यू में किडनी, आर्टरीज में डिपोजिशन हाइपर विटामिन में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी। इससे क्या होगा कि हाइपर विटामिन से ही तुम्हारा किडनी स्टोन्स हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है तो वो किडनी में जमा का होगा, तो किडनी स्टोन्स हो सकता है। और हाई कंजम्पशन ऑफ विटामिन डी एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, इंक्रीज थर्स्ट, लॉस ऑफ वेट। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंजम्पशन होता है विटामिन डी का, देर एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ वेट, भूख नहीं लगेगा, नोजिया हो जाएगा, ठीक है, थर्स्ट, प्यास ज़्यादा लगेगा, वेट कम हो जाएगा। तो ये बेसिक थी कि अगर ज़्यादा बढ़ जाए कैल्शियम का लेवल तो हाइपर कैल्शियमिया में कैल्शियम बोन में डिपोजिशन होगा, किडनीज में, आर्टरीज में, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बेसिकली ये विटामिन डी में तुम्हारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो दिस वीडियो विल कंप्लीट योर इंटायर विटामिन डी। नेक्स्ट वीडियो का विटामिन ई का होगा, 2 पार्ट में ये वीडियो है, पूरा देखना। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करो, पुराने वीडियोज जाकर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। और जो नया टॉपिक चाहिए वो टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और वीडियोज़ कंटिन्यूस अब होना चाहिए आगे से।